पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से किस बारे में डिस्कस किया था? हम लोगों ने लॉजिक गेट स्टार्ट किया था और दो लॉजिक गेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन-कौन से लॉजिक गेट्स थे? बफर और इन्वर्टर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना डिस्कशन वहीं से आगे बढ़ाएंगे और बाकी के लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर लॉजिक गेट क्या करता है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है और उससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। तो अब मैंने कल बताया था लॉजिक गेट्स की लिस्ट के बारे में। क्या क्या लिस्ट बताई थी? बफर, इन्वर्टर, इसके अलावा एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन एंड गेट के साथ। अब देखो, लॉजिक गेट मैंने बताया था एक ऐसी डिवाइस है जो एक लॉजिकल डिसीजन लेती है, यानी कि एक डिसीजन लेना कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे या कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। अब एंड गेट का मतलब क्या होता है या एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं ऐसा कह दूं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट से, कि अगर विराट कोहली सेंचुरी स्कोर करता है और सॉरी हिंदी वाला और या एंड बोल दो इंग्लिश वाला एंड, बुमराह 5 विकेट लेता है तो इंडिया जीतेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों कंडीशन जब एक साथ होती हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? विन। तो जब दोनों कंडीशन का साथ में ट्रू होना जरूरी हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंड। जैसे इफ ए ऑकर्स एंड बी ऑकर्स देन सी ऑकर्स। इसका मतलब है ए एंड बी दोनों का होना जरूरी है, किसी एक से काम नहीं चलेगा। ये बात क्लियर हुई? तो एंड ऑपरेशन क्या लॉजिकल ऑपरेशन है? जब दो कंडीशन साथ में ट्रू होंगी तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होता है। अब देखो, एंड गेट को हम लोग शो कैसे करते हैं? एंड गेट को ऐसे दिखाते हैं, टू इनपुट गेट है, टू से ज्यादा इनपुट्स का भी बना सकते हो, ए बी वाई। अब अगर ट्रुथ टेबल की बात करें, पहले तो इसे देखो, बोलोगे क्या? टू इनपुट एंड गेट। ठीक है, दो से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि दो से ज्यादा कंडीशन ट्रू होने पे हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ दो इनपुट्स की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ दो इनपुट की बात करें, देखो ट्रुथ टेबल अगर बनाएं, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ट्रुथ टेबल में मैंने क्या बताया था? इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन लिखे जाते हैं। देखो जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार कॉम्बिनेशन है। पहले कंडीशन का क्या मतलब है? ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स तो आउटपुट भी फॉल्स। ए फॉल्स बी ट्रू, लेकिन मैंने क्या बोला? दोनों का ट्रू होना जरूरी है तो भी फॉल्स। ए ट्रू बी फॉल्स तो भी फॉल्स। और जब दोनों ट्रू होंगे तब आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो आउटपुट के ट्रू होने के लिए दोनों इनपुट का ट्रू होना जरूरी है। इसको हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस तरह से, ए बी। इसको एज अ प्रोडक्ट भी सोच सकते हो, ए बी। जैसे 0 0 का प्रोडक्ट 0, 0 1 का प्रोडक्ट 0, 1 0 का प्रोडक्ट 0 और 1 1 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इन अ वे ये प्रोडक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ए डॉट बी लिख देते हैं या फिर ए बी। तो ये क्या हो गया हमारा? एक टू इनपुट एंड गेट। अब देखो, इसके अंदर दो लॉस हम लोग बात करते हैं। पहला लॉ होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ किस बारे में बात करता है? कि क्या दोनों इनपुट को एक्सचेंज कर देने से गेट की फंक्शनैलिटी में चेंज आता है? तो हम ये बोलते हैं एंड ऑपरेशन is commutative। कहने का मतलब है
और बी को अगर आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए, ए बी करो या बी ए करो, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो, देखो ए 0 है बी 1 है तो भी आउटपुट क्या है 0, ए 1 है और बी 0 है तो भी आउटपुट क्या है 0। यानी ए और बी इन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी का अगर नाम चेंज भी कर दोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, ए बी बराबर बी ए। दूसरा लॉ ऐसे ही होता है एसोसिएटिव लॉ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें 3 इनपुट पे बात की जाती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एंड ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होता है, एंड ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब यहां बात 2 इनपुट की नहीं होती बल्कि 3 इनपुट की होती है। अब देखो कैसे, हम ये कहते हैं अगर ए और बी का पहले एंड कर लो और फिर इसका सी के साथ एंड करो, या फिर ए का एंड करो बी और सी के एंड के साथ, तो भी बात बराबर है। अगर इसको लॉजिक गेट में दिखाओगे तो देखो इसका मतलब क्या है कि पहले मैंने लिया ए और बी, इसको मैंने एंड किसके साथ कर लिया, सी के साथ, इनका जो रिजल्ट आया उसको मैंने एंड किया सी के साथ, तो जो आउटपुट आ रहा है। ऐसे ही दूसरा केस ये बन सकता था कि पहले बी और सी का एंड करो, ठीक है, यानी ब्रैकेट अगर चेंज कर दें और फिर इसका एंड किया जाए ए के साथ, तो दोनों ही केसेस सेम है। यानी 3 इनपुट का अगर एंड करना है तो किसी भी 2 इनपुट का एंड पहले करके तीसरे इनपुट के साथ एंड किया जा सकता है। तो इसको देखो ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 इनपुट एंड गेट is actually equal to 2 इनपुट एंड गेट। एक 3 इनपुट एंड गेट बनाया जा सकता है 2 इनपुट एंड गेट को मिला करके। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे एंड ऑपरेशन फॉलोज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। ये बात क्लियर हुई। अब देखो क्या होता है, अब हम इसके अंदर एक बात करते हैं अनयूज्ड इनपुट्स की। अनयूज्ड इनपुट का मतलब है अगर एंड गेट का कोई एक इनपुट अनयूज्ड रह जाए, या चलो इससे पहले एक बात करते हैं एनेबल और डिसेबल की, फिर अनयूज्ड के बारे में मैं बात करूंगा कि एंड गेट को ऑन या ऑफ कैसे किया जाता है, एनेबल या डिसेबल, फिर अनयूज्ड इनपुट पे बात करूंगा। अब देखो मान लो एक 2 इनपुट एंड गेट है, ठीक है, इस चीज को समझना। इसमें मैंने एक इनपुट लगाया और सपोज मैंने दूसरी लाइन पे 0 लगा दिया। अब देखो एंड गेट में अगर एक भी चीज फॉल्स हो जाए, एंड गेट में एक भी इनपुट फॉल्स हो जाए तो आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आता है। तो जैसे ही तुमने एक को 0 किया, यानी एक इनपुट को क्या कर दिया, फॉल्स, तो आउटपुट भी क्या आएगा, फॉल्स या लो। ठीक है, या ऐसा कह दो 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो, आउटपुट हमेशा क्या मिलता है, 0। इसका देखो मतलब क्या हुआ, इसे बोल देते हैं डिसेबल्ड गेट। अब बात है डिसेबल्ड क्यों बोल रहा हूं, डिसेबल्ड इसलिए बोल रहा हूं कि इनपुट में कुछ भी चेंज करते रहो, वो चेंज कभी आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक तरह से मेरा गेट काम ही नहीं करेगा, इट विल नेवर रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द इनपुट सिग्नल, आउटपुट क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब ऐसे देखो दूसरा केस देखो, अगर ये A है और यहां मैंने 1 लगा दिया, 1 का मतलब हाई वोल्टेज,
अब एक चीज सोचो, अगर 1 के साथ एंड किया जाए किसी का भी, तो देखो अगर b को मैंने ट्रू कर दिया तो अगर a फॉल्स हुआ तो आउटपुट फॉल्स आएगा, a ट्रू हुआ तो दोनों ट्रू हो गए, तब आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। नहीं तो यहाँ पे देखो b को 1 रखा है, नहीं, ये दोनों केसेस की बात कर रहा हूं जिसमें कि b 1 है। अगर a 0 है तो आउटपुट 0, a 1 है तो आउटपुट 1। तो ये कह सकते हो आउटपुट किसके बराबर आएगा? a के। और इसको डायरेक्टली ऐसा भी कह सकते थे कि अगर b 1 हो गया, 1 के साथ किसी का भी प्रोडक्ट क्या आता है? वही सेम वैल्यू आ जाती है, यानी a into 1 is actually equal to a। ये बात क्लियर हुई? इसे बोल देते हैं enabled gate। इसका मतलब जो भी चेंज इनपुट में आएगा वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला गेट हमारा काम करेगा। ठीक है, तो अगर डिसेबल करना है किसी एंड गेट को तो उसका एक इनपुट क्या कर दोगे? 0 कर दोगे, और एनेबल करना है तो उसका जो इनपुट खाली पड़ा है उसे क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। अब बात आती है देखो अनयूज्ड इनपुट्स की, यानी एंड गेट का अगर कोई ऐसा इनपुट है जो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तब उस इनपुट के साथ मुझे क्या करना चाहिए? उस इनपुट को कैसे कनेक्ट करें, कहां से कनेक्ट करें? तो इसे बोलते हैं अनयूज्ड इनपुट। ठीक है, यानी जिस इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं लगा या कोई वेरिएबल नहीं लगा, तो उस इनपुट को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं एंड गेट के अंदर अनयूज्ड इनपुट की। अब देखो अनयूज्ड इनपुट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मेरा 3 इनपुट का एक गेट है, इसके अंदर 2 इनपुट वेरिएबल होंगे और एक तीसरा भी इनपुट है, बट सपोज ये वाला अनयूज्ड है, इसका मैं यूज नहीं कर रहा। अब बात यह आती है इसको यूज कैसे करें, या अनयूज्ड इनपुट को खुला छोड़ दें या इसको कहीं से कनेक्ट करना चाहिए। तो इसके अंदर देखो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। मेथड 1, कनेक्ट unused input to VCC। VCC का मतलब है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? लॉजिक 1। ठीक है, तो अनयूज्ड इनपुट को 1 से अगर कनेक्ट कर दोगे, जैसा मैंने अभी बताया, अगर किसी को भी 1 से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो A, B और यहां मैंने कनेक्ट कर दिए इसे VCC से, यानी 1 से। अब देखो Y क्या होता है? ABC होना चाहिए था, C की जगह क्या लगा है? 1। 1 के साथ प्रोडक्ट क्या आता है? सेम आ जाता है A। ठीक है, तो ये 3 इनपुट का एंड गेट किसकी तरह बिहेव करेगा? 2 इनपुट के गेट की तरह बिहेव करेगा, और अनयूज्ड इनपुट किससे कनेक्टेड रहेगा? VCC से। और यही मेथड होता है बेस्ट मेथड टू कनेक्ट द अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट। ठीक है, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं होता है। अगर यहाँ 0 से या ग्राउंड से कनेक्ट कर देते तब क्या होता? ग्राउंड से कनेक्ट कर देने पे आउटपुट आ जाता 0 और ये गेट हो जाता डिसेबल। तो कभी भी डिसेबल नहीं करते हैं, अनयूज्ड इनपुट है तो उसका ऐसा यूज करो जो कि आउटपुट को फर्क ना पड़े। ठीक है, आउटपुट पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए कभी भी अनयूज्ड इनपुट का। अगर वो आउटपुट को बदल देगा तो वो चीज गलत। अब ये तो हो गया पहला मेथड जिसमें कि तुमने किससे कनेक्ट कर दिया? उसे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया या हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड में क्या होता है? कनेक्ट अनयूज्ड इनपुट टू एग्जिस्टिंग इनपुट। कोई एक इनपुट टर्मिनल से ही उसे कनेक्ट कर दिया जाए। तो देखो कैसे? ये है A, ये है B। तो सपोज तीसरे टर्मिनल को भी मैंने किससे जोड़ दिया? A से।
अब देखो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी ए, तो ये डायरेक्टली आ जाता है ए। ये चीज बूलियन अलजेब्रा में भी देखेंगे कि a इंटू ए जो होता है वो a ही होता है, वो कुछ और नहीं होता। मैथ्स की तरह मत सोचना a इंटू ए को a स्क्वायर कर दोगे, a इंटू ए क्या आता है, a आता है। कैसे, 0 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, यानी कि जो a की वैल्यू है वही a इंटू a की वैल्यू, तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो क्या रहेगा, सेम रहेगा। 0 और 1 की बात हो रही है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो कितनी भी बार a को मल्टीप्लाई करते जाओ वो चेंज नहीं होगा। ये मेथड भी सही है, a भी दे रहा है, लेकिन इसका ड्रॉबैक होता है। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि इस केस में अपना फैन आउट कम हो जाता है। फैन आउट कम होने का मतलब है, फैन आउट क्या होता है, इसी जब लॉजिक फैमिली पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फैन आउट का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ गेट that can be driven by a single gate is called as fan out। यानी इस AND गेट का आउटपुट से कितने गेट एक समय पे चला सकते हो उसे बोलते हैं फैन आउट। इसके आउटपुट को 10 गेट में कनेक्ट कर सकते हो, 20 में कनेक्ट कर सकते हो, या सिर्फ 5 में कनेक्ट कर सकते हो, उस चीज को क्या बोला जाएगा, फैन आउट। तो ऐसा करने से फैन आउट कम हो जाता है। अब लास्ट मेथड पे आते हैं, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में हम ये बोलते हैं कि unused input is left floating। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो ऐसा सिर्फ कब कर सकते हो, ओनली पॉसिबल इन TTL लॉजिक फैमिली। ऐसा क्यों, क्योंकि TTL लॉजिक फैमिली की खासियत ये होती है कि अगर फ्लोटिंग, फ्लोटिंग माने जिसपे कुछ ना जुड़ा हो, फ्लोटिंग इनपुट को TTL लॉजिक फैमिली में ट्रीट किया जाता है 1 की तरह, हाई की तरह, तो ये पहले वाला बन जाएगा ना। तो अगर TTL लॉजिक फैमिली है तो जो अनयूज्ड इनपुट है उस पर कुछ भी मत जोड़ो, उसको खुला छोड़ दो, और खुला छोड़ देने को बोला जाता है फ्लोटिंग। ठीक है, तो फ्लोटिंग छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा सिर्फ कहां पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ पॉसिबल है TTL लॉजिक फैमिली के अंदर, क्योंकि खुले में इनपुट को क्या मान लेता है 1। ठीक है, ऐसे TTL लॉजिक का एक्चुअली में यहाँ पे मतलब क्या है, ये भी एक लॉजिक फैमिली है, तो अभी इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। TTL का मतलब होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। जब लॉजिक फैमिली पे आएंगे तब मैं ये शो करूंगा कि TTL लॉजिक क्या होता है। ऐसे एक लॉजिक होता है एमिटर कपल्ड लॉजिक, ECL। ECL में खुले में इनपुट को 0 माना जाता है। अगर एंड गेट ECL से बना होता और तुम इसे खुला छोड़ देते, खुला छोड़ देने पे इसे क्या मान लेता, वो 0 मान लेता, तो ये गेट हो जाता डिसेबल। ठीक है, तो ECL लॉजिक फैमिली में खुला नहीं छोड़ सकते थे, वहीं TTL लॉजिक फैमिली में इसको खुला छोड़ा जा सकता है। ये बात समझ आती है। ठीक है, तो अनयूज्ड इनपुट में बेस्ट मेथड क्या है कि अगर एंड गेट का कोई इनपुट यूज नहीं करना चाह रहे हो तो उसको क्या रख दो, उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दो, या उसको क्या कर दो, हाई कर दो। ठीक है, तो एंड गेट के अंदर इतनी बात ध्यान रखनी है। वैसे तो एंड गेट का जब बार बार यूज करोगे तो ये एनेबल डिसेबल वाला टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो बचा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए एंड गेट में कभी भी खाली इनपुट को 0 नहीं रखा जाता है। ठीक है, बाकी एंड गेट का या कैसे याद रखोगे, ये एंड ऑपरेशन का मतलब है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, दोनों इनपुट ट्रू होते हैं, तो आउटपुट हो जाता है ट्रू। ठीक है, इससे ज्यादा एंड गेट के बारे में कोई जानने वाली बात नहीं। अब अगले लॉजिक गेट की बात करते हैं। अगला लॉजिक गेट है हमारा और गेट। ठीक है, तो और गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेम इसी पैटर्न में हम प्रोसीड करेंगे, जो जो बातें हमने एंड गेट के बारे में की हैं सेम बातें हम लोग करेंगे और गेट के बारे में। ठीक है, तो पहले और का मतलब समझते हैं। और का मतलब होता है इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। एंड में
दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट हो जाएगा ट्रू। जैसे मैंने क्रिकेट वाला एग्जांपल लिया था, तो मैं बोलूंगा अगर विराट कोहली सेंचुरी मारता है या बुमराह 5 विकेट लेता है तो इंडिया जीतेगी। पहले क्या बोला था? और हिंदी वाला और जो बोला था कि दोनों ही चीजें होनी चाहिए, और अब क्या बोल रहा हूं? यानी कि दोनों में से किसी एक के होने से भी काम चल सकता है। तो OR गेट मींस इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज ट्रू द आउटपुट इज ट्रू। या अगर वोल्टेज की टर्म्स में बात करें, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी हाई। तो देखो OR गेट को शो कैसे करते हैं। कुछ इस तरह, जैसे एंड गेट को डी शेप में दिखाते हैं, और गेट को कुछ ऐसे दिखाया जाता है। तो ये हो जाता है 2 इनपुट और गेट। ठीक है। अगर ट्रुथ टेबल की टर्म्स में बात करें तो इनपुट के चारों कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स आएगा या लो आएगा। अब बी ट्रू हो गया, मैंने बोला OR गेट क्या करता है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो बी ट्रू हो गया तो आउटपुट हो गया ट्रू। इधर ए ट्रू हो गया तो भी आउटपुट क्या हो गया? ट्रू। इधर दोनों ट्रू हो गए तो भी आउटपुट क्या हो गया? ट्रू। अब इसके अंदर हम y को दिखाते कैसे हैं, हम ये लिखते हैं a प्लस b। अब ये ध्यान रखना, यहां जो प्लस साइन है इट डज नॉट शो एडिशन। जैसे मैंने नंबर सिस्टम में बताया था, ऐड कैसे किया था, 1 + 1 2 हो गया था। 2 को कैसे लिखा था? 1 0। वैसा मत सोचना कि 1 और 1 का जो और है वो एक्चुअल में दोनों का सम है, ऐसा नहीं होता। सम के लिए XOR गेट का यूज करते हैं जो हम आगे देखेंगे। बट ये ध्यान रखो, और का मतलब है अगर दोनों में से एक भी इनपुट हाई होता है या ट्रू होता है तो आउटपुट भी क्या होगा? हाई। इसका मतलब कभी भी एडिशन से नहीं होता है। ठीक है। अब हमने एंड गेट के अंदर बात की थी कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ यहां भी फॉलो होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ OR गेट भी फॉलो करता है। तो कैसे दिखाओगे कम्यूटेटिव लॉ? कि A और B का अगर OR करते हो तो B और A के बराबर, यानी A का B के साथ OR करो या B का A के साथ OR करो, बात एक ही है। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ में क्या बताया था भाई? 3 इनपुट्स के बारे में बात की थी एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ, इसमें हमने 3 इनपुट लिए थे। हमने बोला था A प्लस B प्लस C। पहले A और B का OR कर लो और फिर C के साथ OR कर लो, इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। यानी B और C का OR करके किसके साथ OR कर लिया जाए? A के साथ। तो दोनों ही चीजें बराबर हैं। इसको लॉजिक गेट के टर्म्स में कैसे दिखाओगे? देखो कि पहले A और B का OR किया, A के साथ B का OR, और जो इनका रिजल्ट आएगा उसका किसके साथ OR कर लोगे? C के साथ। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे वाले का क्या मतलब है कि पहले B और C का OR कर लो, और जो B और C के OR से रिजल्ट निकलता है उसका किसके साथ OR कर लिया जाए? उसका A के साथ OR कर लिया जाए। ठीक है। तो दोनों ही केसेस बराबर होते हैं। जब 3 नंबर का OR करना होता है या 3 वेरिएबल का OR करना होता है, किन्हीं भी 2 वेरिएबल से शुरू कर सकते हो। इसका देखो मतलब ऐसे भी लिख सकते हो 3 इनपुट OR गेट। 3 इनपुट का अगर OR करना है इज एक्चुअली इक्वल टू 2 इनपुट OR गेट।
ठीक है। तो दो इनपुट वाले और गेट अगर ले लोगे तो वो 3 इनपुट और गेट बना सकता है। 4 का करना है तो इसके बाद एक तीसरा और लगा दो। इसका मतलब है जब और ऑपरेशन करते हैं तो जितने भी इनपुट्स हैं बारी बारी से और करते चले जाओ तो रिजल्ट सेम आएगा। सेम चीज एंड गेट के साथ है। 4 का करना है तो पहले 2 का कर लो, बाकी 2 का कर लो और फिर तीसरे गेट में जो 2 आउटपुट आए उनका कर लो। मतलब जैसे ABCD है तो AB का कर लो, CD का कर लो और दोनों के आउटपुट का फिर से क्या कर दो, एंड। तो वो चीज एंड और गेट के अंदर हो सकती है कि जहां मल्टीपल इनपुट्स के लिए बारी बारी से 2-2 इनपुट लेकर के हम लोग सॉर्ट आउट कर लें या फिर उसको सॉल्व कर लें। ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर बात करें एनेबल और डिसेबल की, इसके बाद हमने एंड गेट में क्या बात की थी, एनेबल एंड डिसेबल इनपुट। अब देखो, अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास और गेट है, उसका दूसरा इनपुट जो है उसमें मैं कुछ भी लगा सकता हूं। तो अगेन दो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। देखो यहां 1 अगर लगाते हो या दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, यहां अगर 0 लगाते हो। अब देखो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है एक इनपुट ट्रू हो गया। मैंने और गेट के बारे में क्या बोला है, एक भी इनपुट अगर ट्रू हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई, या आउटपुट हो जाएगा ट्रू। तो अगर मैंने यहाँ पे एक इनपुट को ट्रू कर दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। अब ये तो आउटपुट फिक्स हो गया। आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ए में क्या आ रहा है। तो आउटपुट पे अगर ए से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम इसे बोल देते हैं डिसेबल्ड गेट। यानी इनपुट कुछ भी लगाते रहो, आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब लेकिन देखो 0 के साथ अगर और कर रहे हो, 0 के साथ अगर और कर रहे हो तो A 0 हुआ तो क्या मतलब है, दोनों फॉल्स, तो आउटपुट आएगा फॉल्स। A 1 हुआ तो A ट्रू हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। यानी जब एक इनपुट को 0 कर दिया तो और गेट का आउटपुट क्या आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा दूसरे इनपुट पे। दूसरा भी लो तो आउटपुट आएगा लो, दूसरा हाई तो आउटपुट आएगा हाई। नहीं तो यहां से देखो मैंने B को 0 रख दिया है तो ये फर्स्ट और थर्ड केस हो सकता है। B को 0 रखने पे देखो A 0 तो Y 0, A 1 तो Y 1। इसका मतलब है Y किसको फॉलो कर रहा है, A को। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे Y किसके बराबर आ जाएगा, A के। तो इसे बोल दोगे एनेबल्ड गेट। अब देखो यहां से ना याद रखने वाली एक और चीज है, जैसे मैंने इन्वर्टर के अंदर प्रोपगेशन डिले के बारे में काफी डिस्कशन किया था, सेम चीज देखो अगर और गेट पे होगी, और गेट का अगर एक इनपुट 1 आ गया, एक इनपुट 1 आ गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। वो दूसरे इनपुट का इंतजार ही नहीं करेगा, दूसरे इनपुट पे कुछ भी आता रहे 0 1 0 1 कुछ भी आए, वो कभी उसके लिए वेट नहीं करेगा, उसका आउटपुट डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर और गेट का एक इनपुट 1 कर चुके हो तो दूसरे इनपुट को देखने की जरूरत ही नहीं है, ना ही उसके लिए वेट करने की जरूरत है। इसका मतलब देखो क्या होगा, अब अगर मैं ऐसा कह दूं, मैंने इसका एक इनपुट 1 फिक्स कर रखा है, A को मैंने अप्लाई किया 0 नैनोसेकंड पे, A को मैंने अप्लाई किया 0 नैनोसेकंड पे। जैसे A के अंदर मैंने ऐसी वेवफॉर्म डाल दी और ये था t = 0। अब मैं कहता हूं भाई मुझे y बताओ, अगर इस गेट का डिले है 10 नैनोसेकंड तो आइडियली क्या कहोगे, A के चेंज होने के 10 नैनोसेकंड बाद क्या होगा, y चेंज, जबकि यहां y कॉन्स्टेंटली आएगा 1। यानी इसके प्रोपगेशन डिले से y की वेवफॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो कभी भी A वाले इनपुट को मॉनिटर ही नहीं करेगा। अगर एक इनपुट 1 हो गया तो A पे कुछ भी आता रहे उसे फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ आई। तो इसका मतलब है जब प्रोपगेशन डिले वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये देख लेना, अगर गेट डिसेबल्ड है तो उसका प्रोपगेशन डिले ऐड नहीं करना। इतनी बात समझ आती है। ऐसे एंड गेट में अगर एक इनपुट 0 है तो डिसेबल हो गया था, तब मैं उसका प्रोपगेशन डिले कंसीडर नहीं करता हूं। अब इसके बाद हमने क्या बात की थी भाई,
अनयूज्ड इनपुट के बारे में बात की थी, तो अनयूज्ड इनपुट पे आ जाते हैं। तो मैंने ये कहा था अगर 3 इनपुट का गेट दे रखा है जिसका एक इनपुट किसी वेरिएबल से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको यूज करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसी बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अनयूज्ड इनपुट की। अब अनयूज्ड इनपुट के अंदर मैं क्या दिखा रहा हूं कि मेरे पास 3 इनपुट है जिसमें से कि 2 पे मैं वेरिएबल कनेक्ट कर देता हूं और तीसरे वाला इनपुट है अनयूज्ड। ठीक है, अब बात ये आगे इस अनयूज्ड इनपुट का यूज कैसे किया जाए या इसको कहां कनेक्ट करना है। तो देखो, अगर पहले मेथड की बात करें, मेथड 1, तो जैसे मैंने पिछली बार किया था, सबसे पहले मेथड में मैंने क्या कर दिया था, हाई कर दिया था। लेकिन हाई करने से ये गेट क्या हो जाता है, डिसेबल। इसका मतलब है यहां हाई ना करके क्या करना पड़ेगा, लो। तो मेथड 1 ये होगा, कनेक्ट unused input to ground। ठीक है, अनयूज्ड इनपुट को अगर ग्राउंड से जोड़ दिया जाए तो कनेक्शन कैसे दिखाओगे, ए बी और इसको मैंने कर दिया ग्राउंड। ठीक है, अब अगर 0 के साथ और करते हो तो सेम वेरिएबल आ जाता है आगे। ये क्या है, ए और बी और 0। ठीक है, ए और बी और 0 है तो ये आ जाएगा सिंपली ए और बी। तो इसको ए प्लस बी मत बोलना, ए और बी बोल देना, या ए प्लस बी भी बोलते हो तो माइंड में ये रखना, ये एडिशन नहीं है, ये क्या है, और ऑपरेशन है। ये बात क्लियर हुई। तो यही मेथड, जैसे मैंने एंड गेट में भी बोला था, यही मेथड हमारा होता है बेस्ट मेथड। ठीक है, तो और गेट को एनेबल करने के लिए जो अनयूज्ड इनपुट है उसे क्या करोगे, 0, वरना वो डिसेबल हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या था जो एंड गेट में भी अभी हमने देखा था, कनेक्ट unused input to used input। ठीक है, इसका मतलब देखो कैसे बोला था मैंने, कि ये A है, ये B है, तो जो C है उसको A या B एक से जोड़ दो। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो y हुआ A प्लस B प्लस A, तो ये आ जाएगा A प्लस B। ऐसा मैंने क्यों बोला, A प्लस A जो है A के बराबर होगा। A प्लस A को ऐसा मत लिख देना, मैथ्स के हिसाब से 2A हो जाएगा। ऐसे सोचो, 0 और 0 का और, यानी दोनों फॉल्स है तो और क्या आएगा, 0, और 1 और 1 का और, दोनों ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ये 1 प्लस 1 नहीं है, ये एडिशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, और ऑपरेशन है। तो जब 1 और 1 का और करोगे, यानी दोनों इनपुट को ट्रू रखा है तो दोनों का और भी क्या आएगा, ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो और भी क्या आएगा, फॉल्स। तो ये हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, मेथड 3, unused input is left floating। ठीक है, अगर फ्लोटिंग छोड़ दोगे, अभी मैंने एंड गेट में बताया था, एंड गेट में फ्लोटिंग छोड़ा जा सकता है टीटीएल के अंदर, क्योंकि टीटीएल में जो इनपुट खुला रह जाता है या जो फ्लोटिंग रह जाता है उसे टीटीएल क्या मानता है, 1। लेकिन अगर यहां 1 मान लिया तो ये गेट क्या हो जाएगा, डिसेबल, यानी यहां तो फ्लोटिंग नहीं छोड़ सकते टीटीएल में। तो ऐसा सिर्फ कर सकते हो ईसीएल लॉजिक फैमिली में,
ECL लॉजिक फैमिली को बोलते हैं एमिटर कपल्ड लॉजिक। इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग इनपुट, फ्लोटिंग माने जिसपे कुछ कनेक्टेड ना हो, उसे ये कंसीडर करता है जीरो की तरह। और मुझे पता है जीरो पे गेट क्या हो जाएगा, एनेबल। लेकिन मैंने सेकंड मेथड का डिसएडवांटेज वहां पे क्या बताया था, मैंने बताया था कि फैन आउट कम हो जाता है। इसका मतलब है ये गेट ज्यादा नंबर ऑफ गेट्स को नहीं चला पाएगा। और तीसरे वाले में नुकसान क्या होता है, अगर वहां नहीं बताया तो वहां पे भी ये चीज वैलिड है, नॉइज मार्जिन कम हो जाता है। देखो नॉइज मार्जिन का मतलब ये होता है कितनी नॉइज को गेट टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट करने का ऐसा मतलब समझना कि गेट खराब हो जाएगा अगर ज्यादा नॉइज आ गई। ज्यादा नॉइज आ जाने से गेट का आउटपुट गलत आ सकता है। गलत आने का मतलब है जहां जीरो आना चाहिए था वहां वन आ सकता है, या जहां वन आना चाहिए था वहां वो जीरो आ सकता है। इसीलिए नॉइज मार्जिन को देखना बहुत जरूरी होता है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा नॉइज है जिसको कि मेरा गेट टॉलरेट कर जाएगा, या जिसपे कि आउटपुट खराब नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो, अच्छा ऐसे में एक एग्जांपल पूछता हूं, मुझे बताना क्या होगा आउटपुट। एक छोटा सा एग्जांपल, जब हम एंड गेट और ऑर गेट की बात कर ही चुके हैं। एक ऐसी सर्किट दे रहा हूं, ये दोनों हैं ECL लॉजिक फैमिली के, और ये है TTL लॉजिक फैमिली का। और आउटपुट मैं पूछ रहा हूं y क्या आएगा, ठीक है। देखें एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके और फिर ये सॉल्यूशन देखना। अब देखो ECL के अंदर दो गेट, दो इनपुट क्या है, फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग इनपुट को ECL हमेशा क्या मानता है, जीरो। जीरो और a का अगर और करते हो तो यहां मिलेगा a, जीरो और b का अगर और करते हो तो यहां मिलेगा b। ये चीज मैंने ही बताई थी ना, जीरो के साथ और करने पे सेम वेरिएबल आगे कैरी ओवर हो जाता है। अब TTL फ्लोटिंग को क्या मानता है, वन। a b और वन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a b। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, a b। ऐसे ही सोचो अगर तीसरा गेट ECL होता, तीसरा गेट अगर ECL होता तो फ्लोटिंग को क्या मानता, जीरो। अगर वो जीरो मान लेता तो तीनों का एंड क्या आता, जीरो, ठीक है। तो इस तरह का मैं क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं। तो ये बेसिक सी चीज याद रखना, TTL लॉजिक फैमिली के अंदर फ्लोटिंग इनपुट को माना जाता है वन, और ECL लॉजिक फैमिली के अंदर फ्लोटिंग इनपुट को माना जाता है जीरो। बट इनपुट को फ्लोटिंग छोड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा सिस्टम का नॉइज मार्जिन कम हो जाता है, यानी कम नॉइज को टॉलरेट कर सकता है, या थोड़ी नॉइज आने से भी आउटपुट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए फ्लोटिंग नहीं छोड़ना चाहिए। एंड गेट में उसे कनेक्ट करना चाहिए हाई के साथ, और गेट में उसे कनेक्ट करना चाहिए लो के साथ, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। अब आगे चलते हैं, तीसरे गेट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा गेट अब मैं बात करने वाला हूं नैंड गेट की, ठीक है। नैंड का देखो मतलब क्या होता है, अगर नैंड के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है नॉट प्लस एंड। नैंड माने नॉट प्लस एंड। इसका मतलब एंड गेट के साथ क्या जुड़ा है, नॉट गेट जुड़ा है, या एक इन्वर्टर जुड़ा है। तो हम ये बोल देते हैं नॉट प्लस एंड इज एक्चुअली इक्वल टू नैंड, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, अगर एसेंशियली नैंड गेट का मतलब समझना है तो एंड गेट के आउटपुट का क्या ले लो,
इन्वर्जन ले लो, ठीक है, यानी एंड गेट के बाद एक इन्वर्टर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो एक नैंड गेट, ठीक है। लेकिन देखो जब लॉजिक फैमिली में जाओगे ना तो एक चीज समझोगे कि एंड गेट कभी डायरेक्टली नहीं बनता, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि एंड गेट काफी बेसिक चीज है, तो नैंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड का इन्वर्जन। जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है, नैंड एक बेसिक गेट होता है और एंड बनाने के लिए करना पड़ता है नैंड का इन्वर्जन। समझना इस तरह से आसान है, जबकि प्रैक्टिकली ये उल्टा है, एंड इज इक्वल टू नैंड प्लस नॉट होता है, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखो, एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा देने से क्या बन जाता है, नैंड गेट। अब देखो नैंड गेट को कैसे दिखाते हो, एंड की तरह ही दिखाओगे, लेकिन क्या करना है, इन्वर्जन दिखाना है ना। अब मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था इन्वर्जन दिखाया जाता है बबल से, तो यहाँ बबल दिखा दो। बबल दिखाओगे तो ये क्या होगा, ए बी हो गया। और मैंने बताया था इन्वर्जन को कैसे दिखाते हो, बार से या कॉम्प्लीमेंट से। तो ये हो गया एक 2 इनपुट नैंड गेट, 2 इनपुट वाला एक नैंड गेट हो गया। अब अगर इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बात करोगे, देखो तो ट्रुथ टेबल में 4 कॉम्बिनेशन लोगे 2 इनपुट के। अब मैं क्या करता हूं यहां पे कि आउटपुट लिखने से पहले एक काम करता हूं, एक एंड गेट वाला आउटपुट लिख लेता हूं, यानी ए बी। एंड गेट क्या कहता है कि दोनों इनपुट अगर ट्रू होंगे एक साथ तभी आउटपुट क्या होगा, हाई। किसी एक के हाई होने से काम नहीं चलेगा। तो दोनों फॉल्स फॉल्स, एक फॉल्स तो भी फॉल्स, एक फॉल्स तो भी फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू। लेकिन अब इसके बाद क्या लगा दिया तुमने, एंड गेट के बाद एक बबल। तो बबल क्या करता है, 0 को कर देता है 1 और 1 को कर देता है 0। तो नैंड गेट में ये कह सकते हो, इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई और इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन द आउटपुट इज फॉल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हो, नैंड गेट की फंक्शनैलिटी क्या है, इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन द आउटपुट विल बी फॉल्स। अब बात है इस गेट को और कैसे शो किया जा सकता है, देखो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि एक एंड गेट लिया और उसके आगे इन्वर्टर लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे सिग्नल क्या आएगा, ए बी, और यहां क्या आ जाएगा, ए बी का बार। ऐसे ही देखो नैंड गेट बनाने का एक तरीका ये भी होता है, इस गेट को बोला जाता है बबल और गेट। जब दोनों इनपुट पे बबल लगा दिए जाएं तो उसे बोल देते हैं बबल्ड और गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। अब देखो ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे जब बूलियन अलजेब्रा की बात होगी, फिर भी मैं बताता हूं कैसे मैंने किया है। पहले ए पे बबल लग के क्या बन गया, ए बार, बी पे बबल लग के क्या बन गया, बी बार, और फिर दोनों का क्या हो गया, सम, ठीक है। एक्चुअल में एडिशन ये दोनों पे क्या लग गया, और। तो जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो एक थ्योरम होती है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो बूलियन में देखोगे ये थ्योरम डी मॉर्गन्स लॉ। अभी के लिए ऐसे समझ सकते हो, देखो मैं शो कर देता हूं यहां पे, एक ए बार का कॉलम बना लो और एक बी बार का। देखो ए बार क्या होगा, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0। अब इन दोनों का और करना जरा, और में क्या होता है, और में हम ये बोलते हैं कि दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, तो दोनों ट्रू तो ट्रू,
एक ट्रू तो भी ट्रू, एक ट्रू तो भी ट्रू, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स। क्या ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो ए और बी का नैंड लेना इज इक्विवेलेंट टू ए बार और बी बार का और लेना। तो ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखना, ये आगे चल के बहुत काम आता है कि नैंड गेट इज एक्चुअली इक्वल टू अ बबल्ड और गेट। तो मैंने बताया कितने तरीके हैं इसको देखने के, इसको देखने के 3 तरीके हैं। नैंड गेट को डायरेक्टली देखो, एंड गेट प्लस इन्वर्टर, या फिर बबल्ड और गेट। अब जैसे देखो एंड गेट और गेट के अंदर बात की थी, हमने बात की थी कम्यूटेटिव लॉ की। पहले कम्यूटेटिव लॉ में मैंने क्या बोला था, ए और बी को अगर एक्सचेंज कर दे तो हमारे सर्किट पे कोई असर नहीं आना चाहिए। तो वो यहां भी फॉलो होता है, ए बी का बार इज इक्वल टू बी ए का बार। तो कम्यूटेटिव लॉ इज ऑल्सो फॉलोड इन द नैंड गेट। दूसरा कौन से लॉ की बात की थी भाई? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था कि पहले ए बी का नैंड कर लो, फिर इसका सी के साथ नैंड कर लो, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, पहले बीसी का नैंड कर लो और फिर उसके साथ ए का नैंड कर दो। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। लेकिन यहां ये बराबर नहीं आते। अगर ये बराबर नहीं आते तो मैं क्या बोल सकता हूं, नैंड गेट does not follow associative law। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ एसोसिएटिव लॉ वॉयलेट होता है। तो कम्यूटेटिव तो है नैंड ऑपरेशन, बट वो ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। इससे देखो मतलब एक और निकाल सकते हो कि 3 इनपुट का नैंड गेट is not equal to 2 input NAND। तो तुम ये कभी नहीं कह सकते A NAND B NAND C। तुम्हें हमेशा ग्रुपिंग बतानी पड़ेगी कि पहले किन दो का NAND किया गया है और फिर कौन सा तीसरा आया है। कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने 3 इनपुट का NAND ले लिया। ठीक है, तुम क्या बताओगे, कौन से 2 इनपुट का NAND लिया और फिर किस तीसरे के साथ उसका NAND लिया गया। ये बात समझ आई? तो ऐसा भी बोल सकते हो कि 3 इनपुट NAND गेट, 3 इनपुट NAND गेट does not exist। ठीक है, तो 3 इनपुट में क्या बोलना पड़ेगा 3 इनपुट NAND को, एक्चुअली इट इज एक्चुअली 3 इनपुट AND प्लस नॉट। क्योंकि कभी ऐसा समझाना मुश्किल है, A NAND B NAND C ऐसा नहीं होता। उसमें तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि पहले किन दो का NAND किया और फिर कौन सा तीसरा आया है। इसलिए 3 इनपुट NAND अगर कभी कह देता हूं तो 3 इनपुट NAND का मतलब देखो ये होगा, पहले तीनों का AND किया और फिर पूरे का क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 3 इनपुट NAND अगर कभी वर्ड सुनने में आता है तो ये ध्यान रखना, उसका मतलब A NAND B NAND C नहीं होता। उसका मतलब क्या होता है, ABC का एंड करना है और उसके बाद क्या कर देना है, उसका इन्वर्जन कर देना है। ठीक है, तो 3 इनपुट का NAND गेट कभी भी 2 इनपुट के NAND गेट से रियलाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 इनपुट के 2 NAND गेट लगा लो और उससे क्या बन जाएगा 3 इनपुट वाला NAND गेट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो देखो यहाँ डेविएशन आ गया एंड गेट और गेट के मुकाबले। वहां कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों चल रहे थे, यहाँ कम्यूटेटिव चलेगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं चलता है। अब इसके बाद हमने क्या बात की थी, इसके बाद एंड गेट और गेट के अंदर हमने बात की थी एनेबल और डिसेबल के बारे में। ठीक है, अब नैंड गेट एसेंशियली है क्या, नैंड गेट है तो एंड गेट प्लस इन्वर्टर ही, एनेबल एंड डिसेबल इनपुट। तो नैंड है क्या बेसिकली, इट इज एंड गेट प्लस इन्वर्टर। तो देखो इसको ऐसे शो करो,
एक छोटी सी चीज देखो, मान लो मैंने यहाँ 1 कर दिया और ये y, और दूसरा केस मैं तुमसे पूछ रहा हूं जबकि मैं सेकंड इनपुट को 0 कर देता हूं, इधर a रखता हूं और इधर y। ये बबल हटा दो कंफ्यूजन के लिए। देखो अगर 1 के साथ किसी का एंड किया जाए तो वो क्या रहता है, सेम वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन की तरह सोचो, a into 1 क्या आएगा a, और फिर नॉट करने पे आ गया a बार। तो यानी इनपुट जो है उसका चेंज किसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, आउटपुट में। तो ये गेट क्या कहलाएगा, एनेबल्ड। जो भी चेंज इनपुट में करने वाले हो वो चेंज आउटपुट में शो होगा। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। अब यहां देखो 0 के साथ अगर किसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, और 0 का पार क्या होता है 1। तो यानी आउटपुट फिक्स है, इनपुट कुछ भी रखो आउटपुट क्या आएगा 1। तो ये गेट को क्या कहोगे, डिसेबल्ड। तो दिस इज योर डिसेबल्ड गेट। ठीक है, तो इसके आगे जो अनयूज्ड इनपुट वाला था वो सेम रहता है एंड गेट की तरह, कि अगर अनयूज्ड इनपुट को कनेक्ट करना है तो किससे कनेक्ट करोगे, सप्लाई से या फिर हाई वोल्टेज से। ठीक है, अनयूज्ड इनपुट को फ्लोटिंग छोड़ सकते हो किसमें, एंड गेट में किसमें छोड़ सकते थे, टीटीएल में। तो एंड और नैंड के अंदर एनेबल, डिसेबल और अनयूज्ड वाला जो फंडा है वो सेम रहने वाला है, कि अनयूज्ड इनपुट को फ्लोटिंग छोड़ सकते हो टीटीएल में, अदरवाइज उसको किससे कनेक्ट कर दो 1 से, ताकि क्या हो जाए एनेबल। अगर 0 कर दिया तो वो हो जाएगा डिसेबल। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अब अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला गेट होता है हमारा नॉर गेट। अब नॉर गेट को भी ऐसे समझो कि नॉट प्लस और दैट इज इक्वल टू नॉट। ठीक है, नॉट प्लस और इज इक्वल टू नॉट। लेकिन जैसा मैंने नैंड के अंदर भी तुम्हें बताया, नैंड के अंदर मैंने क्या बताया, जब प्रैक्टिकली बात होती है तो कभी भी एंड और गेट सबसे पहले गेट नहीं होते। सबसे पहले कौन से गेट्स बनते हैं, नैंड और नॉर। तो नैंड और नॉर की मदद से हम लोग बनाते हैं एंड और, यानी एक्चुअल में ये जो फ्लो है ये उल्टा है, नॉर और नॉट को जोड़ के क्या बनता है और। बट थ्योरी में समझने के लिए, कंसेप्चुअली समझने के लिए बोल देते हैं और गेट लगा के उस पर अगर बार लगा दिया जाए या उसका इन्वर्जन ले लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, नॉर। ऐसा हम बोल देते हैं। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम बोलेंगे a प्लस बी का बार, यानी पहले a प्लस बी ले लो, वो तो ये और गेट है, और उसके आगे क्या दिखा दिया है, बबल दिखा दिया है। तो और गेट के आगे बबल दिखा देने से उसमें क्या हो गया, इन्वर्जन आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, और कॉम्प्लीमेंट आ जाने से वो बन गया नॉर। ये बात क्लियर हुई। तो नॉर गेट क्या है, इन्वर्टर प्लस एक और गेट। अब इसको शो करने का मैंने क्या बताया था, एक और तरीका बताया था कि इसको और कैसे शो कर सकते हो, कि एक और गेट ले लो और एक इन्वर्टर ले लो। ठीक है, जैसे नैंड के अंदर अभी बोला था कि यहाँ पे क्या वेरिएबल आएगा, a प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसको हम अब ट्रुथ टेबल पे आ जाते हैं। देखो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पहले मैं a प्लस बी कर लेता हूं। ठीक है, तो a प्लस बी दोनों फॉल्स हैं तो और भी क्या आएगा, फॉल्स। एक भी अगर ट्रू हो गया, और गेट क्या कहता है, एक भी ट्रू हो गया तो आउटपुट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, लेकिन y में क्या लगा है, बबल लगा है, बबल लगा है तो 0 का 1 और 1 का 0, ये हुआ।
अब इसी तरह से नॉर गेट को क्या कह सकते हो, नॉर गेट में स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, इफ आइदर ऑफ द इनपुट इज ट्रू, अगर कोई भी इनपुट ट्रू हुआ तो आउटपुट विल बी फॉल्स, और इफ आइदर ऑफ द इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी लो। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो। जैसे और गेट में क्या बोला था, कोई भी एक इनपुट ट्रू हो जाने से आउटपुट ट्रू हो जाता है, ऐसे नॉर में क्या बोलोगे, कोई भी एक इनपुट ट्रू हो जाने से आउटपुट फॉल्स हो जाता है। अब अगर बार की टर्म्स में समझना है, देखो ए बार और बी बार तो ये रहेंगे, अब जरा इन दोनों का एंड करो, 1 और 1 का एंड क्या आएगा, 1, 1 और 0 का एंड 0, 0 और 1 का एंड 0, 0 और 0 का एंड 0। अब देखो ये सेम आ रहा है, यानी ए बार और बी बार का एंड करने से क्या मिल जाता है, नॉर गेट। तो ए बार और बी बार का एंड कर दो, बार को किससे दिखा सकते हो, बबल से दिखा सकते हो ना, तो भी ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए बार डॉट बी बार, और जैसा पहले बताया बूलियन के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ होता है, उसके हिसाब से बन जाएगा ए प्लस बी बार। इसको हम बोलेंगे बबल एंड गेट। ठीक है, तो बबल एंड गेट किसके बराबर है, नॉर गेट के, और बबल नॉर गेट किसके बराबर है, नैंड गेट के। तो और में बबल लगाने से बनता है नैंड, और एंड में बबल लगाने से बनता है नॉर। तो इस तरह से हम लोग कोई भी गेट रियलाइज, ये दोनों का इक्विवेलेंस तुम्हें याद रखना है, बबल नैंड इज इक्वल टू नॉर और बबल और इज इक्वल टू नैंड। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या बात आती है हमारी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होता है, ए और बी का हम लेते हैं नॉर, और ये किसके बराबर आता है, बी और ए के नॉर के बराबर आता है। यानी ए बी का नॉर ले लो या बी ए का नॉर ले लो, दोनों ही वैल्यूज बराबर आएंगी। इसका मतलब नॉर गेट क्या है, नॉर गेट इज कम्यूटेटिव, या नॉर गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ऐसी एसोसिएटिव की अगर बात करोगे, एसोसिएटिव में क्या बोलोगे, देखो 3 का नॉर लेना है तो पहले 2 का लिया और फिर तीसरे के साथ, या फिर दूसरा तरीका क्या होता, पहले बी और सी का ले लो और फिर पहले वाले के साथ, बट ये दोनों बराबर नहीं होते। यानी जैसे नैंड गेट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता था, नॉर गेट भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, या ये कह दो 3 इनपुट नॉर, सीधा सीधा 2 इनपुट के 2 नॉर गेट जोड़ने से नहीं बन सकता। या ये कह दो, ऐसा कहना ए नॉर बी नॉर सी बिना ब्रैकेट बताए गलत है। तो ये बताना बहुत जरूरी है, 3 इनपुट का नॉर कर रहे हो कि कौन से 2 इनपुट का नॉर पहले कर रहे हो और तीसरा कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो या ये कह दो कि ए नॉर बी नॉर सी डायरेक्टली डिफाइन नहीं होता। तो 3 इनपुट नॉर का मतलब क्या होगा, फिर इसका मतलब होगा 3 इनपुट और प्लस नॉट। ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी टोटल पे बार। तो कभी 3 इनपुट नॉर की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का बार होगा, ऐसा मत बोलना a नॉर बी नॉर सी। अगर ऐसा बोलते हो a नॉर बी नॉर सी, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ब्रैकेट कहां प्लेस हुए हैं, कौन से 2 का नॉर पहले हो रहा है और तीसरा कौन आ रहा है। लेकिन अगर ये बोलते हो एबीसी का नॉर, तो उसका मतलब है एबीसी का और लेकर के उसका क्या लेना है, नॉट लेना है। अब इसके बाद लास्ट चीज क्या होती है हमारी, लास्ट होती है एनेबल और डिसेबल। एनेबल और डिसेबल समझने के लिए यहीं से हम लोग समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं इस इनपुट को 0 रख दूं, या दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं इस इनपुट को अगर 1 रख देता हूं। ठीक है,
जीरो के साथ और करने से सेम ही रिजल्ट आता है। ऐसा इसलिए अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए। जब भी जीरो के साथ और करता हूं तो सेम वेरिएबल आता है, हमने और गेट में भी देखा था। और ए का इन्वर्जन यहाँ क्या मिलेगा, ए बार। इसका मतलब ये हुआ ए में जो चेंज आ रहा है वो वाई में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी कंडीशन है ये है एनेबल्ड गेट। अब 1 के साथ अगर कभी और कर लिया जाए तो 1 के साथ और करने से क्या होता है, 1 आ जाता है और 1 का इन्वर्जन क्या मिलता है, 0। तो ये हो गया डिसेबल, क्योंकि इनपुट में कोई भी चेंज आए आउटपुट में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो जैसे और गेट में हमने बोला था कि अनयूज्ड इनपुट को, और गेट में क्या बोला था, अनयूज्ड इनपुट को क्या रखना चाहिए, 0 रखना चाहिए ताकि वो गेट को एनेबल कर पाए। इसी तरह से नॉर के अंदर भी अनयूज्ड इनपुट को 0 रखना चाहिए ताकि गेट एनेबल्ड रहे। और मैंने बोला था अगर इनपुट को फ्लोटिंग रख दे तो ईसीएल लॉजिक फैमिली एक ऐसी लॉजिक फैमिली है जहां फ्लोटिंग इनपुट को क्या मान लिया जाता है, 0। ठीक है, तो ईसीएल के अंदर तुम अनयूज्ड इनपुट को फ्लोटिंग रख सकते हो, लेकिन टीटीएल में अगर रखा, टीटीएल में फ्लोटिंग इनपुट क्या मानते हैं, 1, तो गेट क्या हो जाएगा, डिसेबल। तो जो अनयूज्ड इनपुट का फंडा है वो और नॉर के अंदर सेम है, ऐसे अनयूज्ड इनपुट का फंडा एंड और नैंड के अंदर सेम है, इसीलिए उसको दोबारा से हम लोग रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन ये बात बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना, एंड और गेट बेसिक गेट्स नहीं होते। बेसिक कौन होते हैं, नैंड और नॉर, और इन्हीं की मदद से बनते हैं एंड और। ठीक है, तो अगर लॉजिक फैमिली में जाए या बेसिक गेट के अंदर जाते हैं कि गेट के अंदर देखते हैं गेट बना कैसे है, तब हम ये देख पाते हैं कि नॉर गेट पहले बनता है, उससे क्या बनाना पड़ता है, और, या नैंड पहले बनता है, उससे बनता है एंड। कभी भी एंड और डायरेक्ट नहीं बनते। वो चीजें क्लियर होंगी जब लॉजिक फैमिली की बात करेंगे। ठीक है, अभी इस लेक्चर के अंदर इतना ही काफी है। बाकी तो हमारे 2 गेट्स बचे हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट, वो हम लोग अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतने तक ये जो हमने एनेबल डिसेबल वाला फंडा पढ़ा है इसको अच्छे से ध्यान रखना, रट के जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस पे है। अगर लॉजिक एक्सप्रेशन क्लियर है तो ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बट ऐसा होना चाहिए आगे चल के कि एंड और नैंड नॉर ये गेट तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहे, काफी तुम्हारी टिप्स पे होना चाहिए, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। तो इतना हमें इसके अंदर एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।